तो अभी तक मेरा यही बैचेस चल रहे हैं। हम स्टार्ट करते हैं बेटा, हमने मैथ से शुरू करना है आज। और मैथ्स के जो बेसिक टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे दैट इज रेशियो। रेशियो से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो रेशियो का प्राइम लेवल के ऊपर मीनिंग क्या होता है कि अगर हम लिखते हैं ए रेशियो बी, तो इसका मतलब होता है बेटा ए डिवाइडेड बाय बी। जो भी चीज आपको रेशियो के फॉर्मेट में दी गई है ना, इसका मतलब ये होता है कि इसको आप डिवाइडेड बाय जी, बिल्कुल विकास आज पहला है, तो इसको ए डिवाइडेड बाय बी के फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखनी है कि जो भी चीज रेशियो उसको डिवाइडेड बाय के फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं। ठीक है। अब रेशियो में जो सबसे पहला टॉपिक आता है दैट इज कॉन्टिन्यूड रेशियो। दैट इज कॉन्टिन्यूड रेशियो, ये आपके पास सबसे पहला टॉपिक आ जाता है, कॉन्टिन्यूड रेशियो। अब बेटा अगेन एक क्वेश्चन, लेट से ए रेशियो बी इज, आपके पास आ जाता है 8:3 आ जाता है। और सी रेशियो बी आपके पास आ जाता है लेट से 10:9। एज्यूम करें कि ये आपके पास क्वेश्चन है। बेटा जिनको मैथ्स आती है ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आती प्लीज उनको सॉल्व करने दीजिएगा। ठीक है। दरमियान में आप इस तरह आंसर बता के वो डिस्ट्रप्शन नहीं क्रिएट करनी है आप लोगों ने। तो लेट से हमारे पास ये क्वेश्चन है, ए रेशियो बी इज 8:3, सी रेशियो बी इज 8:9। अब इसमें आपने सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, आपने सबसे पहले हमेशा याद रखिएगा, यहां से आपको दो फॉर्मेट में वो क्वेश्चन दे सकता है। पहला तो डायरेक्टली कह देगा फाइंड द कॉन्टिन्यूड रेशियो, या तो डायरेक्टली ये कह देगा, अदरवाइज वो आपको ये कह देगा कि फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी। इन आइदर केस क्वेश्चन आपका सेम ही होता है। इन आइदर केस क्वेश्चन आपका सेम ही होता है। तो कैसे करेंगे आप, सबसे पहले क्या करेंगे बेटा कि आपने कॉमन वेरिएबल को लोकेट करना है कि कॉमन वेरिएबल क्या है। कॉमन वेरिएबल आपके पास कौन सा है, जैसे इस केस में देखिए कॉमन वेरिएबल इज बी। तो बेटा जो भी कॉमन वेरिएबल होगा उसको आपने सेंटर में प्लेस करना है, बाकी दोनों वेरिएबल्स को आपने लेफ्ट एंड राइट प्लेस कर देना है। अब ए और सी को मैंने इस तरह रिप्लेस किया, तो सी को बेशक पहले लिख दो, ए को बाद में लिख दो, फिर भी फर्क नहीं पड़ता। मैं रिपीट कर रहा हूं, कॉमन वेरिएबल आपका सेंटर में आएगा, बाकी दोनों वेरिएबल्स लेफ्ट एंड राइट आ जाएंगे। तो सी बेशक पहले आ जाए, ए बेशक बाद में आ जाए, फिर भी कोई मसला मसाइल नहीं है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है। अब ए की वैल्यू आपके पास 8 है, बी की वैल्यू 3 है, तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा, 8:3। इसको कैसे लिखेंगे, ए रेशियो बी को कैसे लिखेंगे, 8:3। इसी तरह सी की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 9, तो ये आ जाएगा आपके पास 9:10। पहली लाइन में पहली कंडीशन लिखेंगे, सेकेंड लाइन में हमेशा आप सेकेंड कंडीशन लिखेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, पहली लाइन में पहली कंडीशन, पहले कॉमन वेरिएबल को सेंटर में, बाकी दोनों को लेफ्ट एंड राइट प्लेस कर देंगे, फिर पहली लाइन में पहली कंडीशन लिखें, सेकेंड लाइन में सेकेंड कंडीशन आप लोग लिखेंगे। अब सिंपल इस बेसिस के ऊपर आपने मल्टीप्लाई करना है। 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे दैट वुड बी 72 रेशो। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसी सीक्वेंस में मल्टीप्लाई करना है बेटा, ये सीक्वेंस याद रखना है। 9 3 ज़ा 27, और 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 10 ज़ा 30। अब ये आपके पास ये सीक्वेंस याद रखना है, ये मल्टीप्लाई किस तरह मैंने किया है। अब इसी चीज को आखिरी स्टेप आपके पास आएगा, दैट वुड बी रिलेटेड टू सिंप्लीफिकेशन। लास्ट स्टेप हमेशा बेटा किससे रेलेवेंट होता है, सिंप्लीफिकेशन से रेलेवेंट होता है कि आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। और सिंप्लीफाई करने के लिए आप हर वैल्यू को इंडिविजुअली किससे डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। हर वैल्यू को इंडिविजुअली किससे डिवाइड कर देंगे बेटा, 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि कॉमन टेबल से आपने सबको डिवाइड करना होता है। तो इसको अगर 3 से डिवाइड करें, 3 2 ज़ा 6, एंड 3 6 ज़ा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ऑन द सेम पैटर्न 3 9 ज़ा 27, और 3 को 30 पे डिवाइड करेंगे, 3 10 ज़ा 30। तो ये आपके पास, ठीक है, 3 4 ज़ा 12, सॉरी, तो 24:9:10। तो आपके पास जो आंसर आता है शजीन बेटा, दैट इज A:B:C, वो आ जाता है 24:9:10। लेट से ये आपके पास आंसर आ गया, ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। अब एक और पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, और वो आपके पास क्या है कि लेट से अगर आपसे क्वेश्चन में डिमांड कर लिया जाता है, अक्सर वो आपको इस तरह पेपर में दे देता है कि फाइंड A:C,
फाइंड ए रेशियो सी। अब ऐसा नहीं करना कि ए की वैल्यू 8 है तो यहां से 8 उठा लिया, बी की वैल्यू 9, सी की वैल्यू 10 है तो यहां से 10 उठा लिया, इन दोनों को ज्वाइन करके लिख दिया। ऐसा नहीं करना बेटा। इसको इसी तरह इसी पैटर्न के ऊपर कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ए की वैल्यू कितनी आती है बेटा? 24। ए की वैल्यू 24 आ जाती है, और सी की वैल्यू यहां पर कितनी है? 10। तो जो यहां पर आपने लिखा हुआ है उसी को ही लिख देना आपने। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो इन सब को, अब ये मैं रिपीट करूं बेटा, अगर आपने फाइंड आउट करना हो, ए रेशियो सी फाइंड आउट करना है, तो आपने ए लिखा और सी लिखा, तो ए की वैल्यू 24 है और सी की वैल्यू 10 है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में एक आ जाता है कि ए रेशियो सी फाइंड आउट करो, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 12:5। तो ए रेशियो सी का आंसर 12:5 है, वेराज ए रेशियो बी रेशियो सी का आंसर क्या है? 24, 9 एंड 10। 24, 9 एंड 10। ठीक है। आप नहीं, मैं आपको बताता हूं, पॉइंट ये है, अरसलान एक चीज याद रखना है कि इन सब को कॉमन टेबल पर डिवाइड करना है, और कॉमन टेबल पर जब डिवाइड करना होता है तो आप स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं, दैट इज 2। आप 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। 2 पर अगर डिवाइड करेंगे तो ये 72 डिवाइड हो जाएगा, 30 डिवाइड डिवाइड हो जाएगा, मगर 27 डिवाइड नहीं होगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसी तरह अगर आप, क्योंकि तो ऐसे टेबल से डिवाइड करना जो सब के ऊपर इक्वली डिवाइड हो रहा हो, तो 3 ऐसा टेबल जिसपे सब इक्वली डिवाइड हो रहे हैं। पॉइंट समझ आ गया कि नहीं आ गया? यहां तक क्लियर है बेटा? प्लीज मुझे चैट बॉक्स में ओके कॉल दें बेटा, यहां तक क्लियर है? सिर्फ कॉन्सेप्ट सीख लें बेटा, रटा न मत मारें इन चीजों को। जी तो बेटा। सर अगर ए रेशो बी आ जाए तभी भी यही पूरा मेथड फॉलो करना पड़ेगा सबसे पहले? मेथड आपने पूरा फॉलो करना है, तो बेटा मेथड पूरा फॉलो करोगे बेटा आप, और एंड पे फिर आपने रेशियो सी निकालना है। सर लेकिन ये जो आपने लाइक ए रेशो बी रेशो सी निकाला ना कि मल्टीप्लाई करना है, इसकी कोई ट्रिक जो याद रहे, अगर हम भूल गए तो किस तरीके से करना है तो? बेटा ट्रिक यही एक है, इसके अलावा और ट्रिक नहीं है। दूसरा कोई और मेथड कॉम्प्लेक्स आ जाता है, वो थोड़ा तंग करता है। उसमें ये होता है कि आपने बी के वेरिएबल्स को सेम बनाना होता है, फिर इनको ज्वाइन करते होते हैं, वो थोड़ा सा मुश्किल आ जाता है। लेकिन सर अगर ये जो मल्टीप्लिकेशन आपने किया ना, 8 को पहले 9 से किया है फिर 9 को 3 से किया है, इसमें कंफ्यूजन हो रही है। नहीं बेटा, ये प्रोसेस है, इसको याद करना पड़ेगा, इसमें तो कोई ऐसा वो बात नहीं है। पॉइंट ये है कि जब इनकी प्रैक्टिस की जाएगी तो चीजें और ज्यादा क्लैरिटी की तरफ जाएंगी। ठीक है। तो इसको रट्टा लगाना है आपने कि ये इस सीक्वेंस में ही मल्टीप्लाई होंगे हमेशा। ओके। और सर जो आपने यहाँ पे 3 से किया है, तो वो जो भी हमें उस टाइम लोवेस्ट लगे हम उससे कर लें? हाँ हाँ, ऑब्वियसली बेटा, जिस वो कॉमन वेरिएबल से डिवाइड हो रहे होंगे बेटा, उसी कॉमन वेरिएबल से आपने डिवाइड करने हैं। यहां पर 3 से डिवाइड हो रहे थे तो मैंने 3 से कर दी। अक्सर औकात ऐसा होता है वो 2 से भी हो रहे होते हैं तो आप 2 से भी कर देते हैं। अक्सर औकात ऐसा होता है कि डिवीजन पॉसिबल ही नहीं होती, डिवीजन हो ही नहीं रही होती, तो आप डिवाइड नहीं करते हो। ठीक है। ओके। बेटा आप चैट बॉक्स में प्लीज बेटा कोई मैसेज नहीं करेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, चैट बॉक्स में प्लीज बेटा कोई मैसेज नहीं करेगा। मैं क्वेश्चन फॉरवर्ड कर रहा हूं, इसको सॉल्व करेंगे। 2 मिनट का टाइम है, आप लोग जल्दी कर लें तो बेटा इत्मीनान रखें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, बाकियों को सॉल्व करने देना है। ये क्वेश्चन है, आंसर मैं खुद ही बता दूंगा, प्लीज बेटा तंग नहीं करना बाकियों को।
सलाम अलैकुम। जी बेटा, आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए? मैं इसका आंसर डिस्प्ले करवा दूं? ये बेटा देखें, ये क्वेश्चन था ये। अगर आप लोग ध्यान से देखें, आप सलीम को सेंटर में लिखेंगे। ठीक है, सलीम को आप सेंटर में लिखेंगे। आप देखें तो सलीम टू हैदर, सलीम रेशो हैदर इज 2:3। ठीक है, एंड इमरान रेशो सलीम इज 1:5। ठीक हो गया। तो सलीम रेशो हैदर इज 2:3 है ना बेटा। अब सलीम क्योंकि कॉमन है तो उसको सेंटर में लिख देंगे। स्लीम क्योंकि कॉमन है उसको सेंटर में लिख देंगे। बाकी दोनों वेरिएबल्स को लेफ्ट एंड राइट लिख देंगे। अब हैदर की वैल्यू आपके पास कितनी है? अगर इसमें देखें, स्लीम की वैल्यू 2 है और हैदर की वैल्यू 3 है। तो हैदर के नीचे 3 आ गया, स्लीम के नीचे 2 आ गया। सिमिलरली इमरान की वैल्यू 1 है, स्लीम की वैल्यू 5 है। जो बेटा पहले नाम आ रहा है जिसका, उसकी वैल्यू भी पहले होगी। जिसका नाम बाद में आ रहा है उसकी वैल्यू भी बाद में ही आएगी। तो मैं उसी पैटर्न पे बता रहा हूँ, सलीम की वैल्यू 2 है, हैदर की वैल्यू 3 है बेटा। सिमिलरली इमरान की वैल्यू 1 है और सलीम की वैल्यू 5। तो आपने एग्जैक्ट उसी पैटर्न के ऊपर लिख के आगे सिंपल इस सीक्वेंस में आपने मल्टीप्लाई करना है। 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसी पैटर्न पे आपने मल्टीप्लाई किया, आंसर आ जाएगा 15 10 2। ये सीक्वेंस बन जाएगा। ये हमारे पास बेटा एग्जाम्पल थी जो मैंने आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दी थी। अब ये 5 क्वेश्चन है बेटा, इनको जल्दी से सॉल्व करेंगे। आप लोगों के पास 5 मिनट है, स्टार्ट करें बेटा। ये 5 क्वेश्चन हैं, इनको आज सच सॉल्व करने की कोशिश करें। जी तो वाह बेटा। सर एक चीज समझ नहीं आ रही सर, रेशियो का मतलब तो डिवाइड होता है ना। तो 1:5 अगर एक सीक्वेंस है, तो अगर हम उसको आगे पीछे लिखेंगे, 5:1 करेंगे, तो ये एक तो नहीं होगा ना सिमिलर। नहीं बेटा, सिमिलर है क्योंकि अब आप 5:1 लिख रहे हो तो फिर सलीम रेशो इमरान भी तो लिखोगे ना। लेकिन अगर बात हम इसको समझ- अपॉन में लिखे तो ये मेरे ख्याल से फाइव पोजीशन चेंज हो जाती है ना, तो ये थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। बेटा देखो, यहां पर आप लिख रहे हो इमरान रेशो सलीम, वो है 1:5। फिर आप लिखोगे सलीम रेशो इमरान, वो 5:1 हो जाएगा। क्योंकि यहां पर भी तो आप वैल्यू, ये तो नहीं है कि एक साइड चेंज करोगे बेटा। मैथ्स इस तरह नहीं है। मैथ्स में ये है कि आपको दोनों साइड पर इक्वली चेंज करना पड़ेगा। बात समझा रही है कि नहीं? ठीक है। इमरान इमरान रेशो सलीम आपने लिखा है, वो है 1:5। तो हमें समझ आ रहा है कि इमरान की वैल्यू 1 है, सलीम की वैल्यू 5 है। और अगर इसी चीज को रिवर्स करके लिखोगे, आप कह रहे हो मैंने इसको रिवर्स करके लिखना है, 5:1 लिखना है, तो आप देखो सलीम को आप पहले ले जाओगे, इमरान को आप बाद में ले आओगे। तो वैल्यूज तो आपकी फिर भी सेम रहेंगी। और सर समझ भी आ ये रही? नाम की पोजीशन भी हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। बेटा आपको क्या समझाया था कि जो कॉमन है उसको सेंटर में लिखो, बाकी बेशक एक को बेटा क्या कहते हैं, तरामड़ी में ले जाओ, एक को बेटा बेशक सवात ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी पोजीशन जहां मर्जी लिख दो। ठीक है। जो कॉमन है उसको सेंटर में लिखा है। अगर कॉमन इधर उधर हो गया तो फिर बेटा कहानी खराब है। ठीक है। ओके सर। चलें बेटा, ये 5 क्वेश्चन हैं, इनको सॉल्व करें जल्दी से। स्टार्ट करें।
बेटा प्लीज, अगर आप लोग मुझसे अच्छा सॉल्व हो रहा है तो अपनी जात तक रखें। जब मैंने कहा है कि मैं आंसर बता दूंगा तो उस टाइम मैं बता दूंगा। प्लीज आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करें खामोशी से। बस बेटा 2 मिनट रुके, बाकी सॉल्व कर लेना। फिर मैं आंसर बता दूंगा आप लोगों को।
अच्छा हाँ से ओके। अच्छा बेटा, ऑल डन प्लीज। मैं आंसर्स बता दूं आप लोगों को। तो वह मेरा बच्चा कितने रहते हैं, मेरी बहन तेरे क्वेश्चन कितने क्वेश्चन रहते हैं? चले 2 मिनट हम वेट कर लेते हैं। बेटा तो वह 2 मिनट है, चले। चलें बेटा, मैं आप लोगों को अब आंसर्स बता रहा हूं, प्लीज अपने पास नोट डाउन कर लें आंसर्स। पहले क्वेश्चन का आंसर बेटा, प्लीज बेटा नोट डाउन कर लें। पहले क्वेश्चन का आंसर है बेटा 2:3:1। प्लीज बेटा, पहले क्वेश्चन का आंसर है 2:3:1। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है बेटा 10:8:9। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है बेटा 10:8:9। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है बेटा 12:15:10। आप में से कुछ बेटा कुछ ज्यादा साइंसदान बने होंगे, उन्होंने ये 74,000 को भी डिवाइड कर दिया होगा। तो ये डिवाइड नहीं करना था एज पर, क्योंकि डिमांड नहीं किया गया क्वेश्चन में, तो आप डिवाइड नहीं करेंगे। आई नो आप लोगों को मैथ ज्यादा आती है, तो बेटा 74,000 को मैं रिपीट कर रहा हूं कि आपने डिवाइड नहीं करना था, ठीक है। आपका आंसर आता है 12:15:10। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बेटा 5:10:4। 5:10:4। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है बेटा 16, 20 एंड 15। 16, 20 एंड 15। ठीक है। अब इसमें सेंटर वाली आप सिर्फ ये देखें बेटा, सेंटर वाली वैल्यू सेम रहे, बाकी आगे अगर वो लेफ्ट राइट हो जाते तो उससे फर्क नहीं पड़ता। आपके सेंटर वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए। डन। चलें, अब हम इसके बेटा ये ये फरीजा बेटा ने आंसर शेयर कर दिए 5:10। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बेटा 5:10:4। फरीजा बेटा, क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, इसका आंसर है 5:10:4। इसको वो एडिट कर दे मेरा बच्चा, बाकी ठीक है। बेटा बात समझ आ गई है, क्लियर?
अब बेटा इसके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस के ऊपर शिफ्ट करेंगे कि इसके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस क्या होते हैं, सुनेंगे बात को ध्यान से। बेटा इसके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को चेक करेंगे कि इसके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस क्या होते हैं, प्लीज। जी माहिन बेटा। नहीं बेटा सर फाइव टेन मुझे थोड़ी फोर है। फाइजा बेटा 5 10 4 है, इट्स 5 10 4। दोबारा चेक करें, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी। जी माहिन। सर मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है, अभी भी मैथ्स बहुत कमजोर है सर, इसलिए ये ब्रेड एंड एग्स का लिखा हुआ है और दूसरे में एग्स एंड मिल्क का है, तो इसमें एग जो है फर्स्ट वाले में वो हमारे पास 3 होगा और सेकंड रेशियो में हमारे पास एग 3 होगा, ऐसा ही है? सर मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ इस चीज में। कौन सा क्वेश्चन, कौन सा बेटा? वन वाला पहला क्वेश्चन नंबर 1 जो आपने सॉल्व क्वेश्चन नंबर करने के लिए वन दिया में जी। ब्रेड की वैल्यू बेटा, अब सुन लो, क्वेश्चन नंबर वन में ब्रेड की वैल्यू 2 है और एग की वैल्यू 3 है। ठीक हो गया क्वेश्चन। और इसी के सेकंड पार्ट में ये वाला जो पार्ट है, इसमें एग की वैल्यू 3 और मिल्क की वैल्यू 1 है। ठीक है। एग की वैल्यू दोनों, एग की वैल्यू पहले केस में भी 3 है, एग की वैल्यू दूसरे केस में भी 3 है। डन। ठीक है सर। जी सर। चलो बेटा एक क्वेश्चन लिखे अपने पास जल्दी से। क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, दैट इज, प्लीज, a certain amount was divided among A, B and C. ईमान। हाँ। चलो। A certain amount was divided among A, B and C such that A gets, ऐसे लिखना बेटा, A gets 2/3 of what B gets. A gets 2/3 of what B gets, and B gets 1/4 of what C gets. मैं रिपीट कर रहा हूं, a certain amount was divided among A, B and C such that A gets 2/3 of what B gets and B gets 1/4 of what C gets. Find the continued ratio. कोशिश करें सॉल्व करने के, नहीं होगा कोई इश्यू नहीं, मैं दोबारा सॉल्व करवा दूंगा, तो जिन्होंने लेट ज्वाइन किया उनको भी समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन है किस पैटर्न पे। ये क्वेश्चन एक दफा अपने पास लिख लो, कोशिश करें, 2 मिनट है हार्डली, फिर मैं सॉल्व करा दूंगा इसको। चले बेटा। राबे बेटा क्वेश्चन है, अ सर्टेन अमाउंट वाज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी such that A gets 2/3 of what B gets and B gets 1/4 of what C gets. Find the continued ratio. Find the continued ratio. हसन, आपको कितनी दफा समझाया है कि बाकियों को सॉल्व करने दिया करें, प्लीज आंसर मत बताया करें। आप लोगों को कितना दफा, मेरा बच्चा, मुझे आप लोगों को समझाना पड़ेगा। 1 मिनट है बेटा, सॉल्व कर लें जिनसे नहीं हो रहा, फिर मैं समझा दूंगा।
चले, अब बेटा जिनसे सॉल्व नहीं हुआ मैं बता रहा हूं, प्लीज बेटा जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है प्लीज यहां पर देख लें। अच्छा, मैथ्स में कुछ चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। अगर वो लिखता है ना गेट्स, ठीक है, या जितने भी वर्ब जो भी आते हैं, इनका मतलब होता है इक्वल्स टू। वर्ब आपका जो भी अपीयर होता है उसका मतलब होता है इक्वल्स टू, ठीक है। इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, ये सारे जितने भी हैं बेटा इनका मतलब होता है इक्वल्स टू, नंबर वन। नंबर टू, ऑफ का मतलब होता है बेटा मेजरली मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। ठीक हो गया। अब देखिए मैं क्वेश्चन के स्टेटमेंट को बनाने की कोशिश करता हूं। पहली लाइन में लिखा हुआ है सर्टेन अमाउंट वाज डिवाइडेड अमंग ए, बी एंड सी सच दैट, देखो, ए गेट्स, गेट्स का मतलब इक्वल्स टू ए गेट्स 2/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई बाय 2/3 ऑफ व्हाट? बी गेट्स। तो ए इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई बाय बी। सिमिलरली बी गेट्स 1/4 मल्टीप्लाई बाय सी। अब जो सबसे ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट है, जो चीज समझने वाली है बेटा, वो ये है आप लोगों के पास कि आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है। वो ये है कि आपने कॉन्टिन्यूड रेशियो में एक चीज सीखी थी कि भाई जब तक हमें रेशियो के फॉर्मेट में चीज नहीं दी जाती हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो आप इसको सबसे पहले रेशियो में कन्वर्ट करें। तो b इधर मल्टीप्लाई है, मैथ्स का रूल है जो वैल्यू एक साइड मल्टीप्लाई हो रही होती है दूसरी साइड जाके डिवाइड होती है। b साइड मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके हो जाएगा डिवाइड। तो ये बन जाएगा a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू 2/3। तो ये बन जाएगा a रेशियो b इज इक्वल टू 2/3। सिमिलरली c इधर मल्टीप्लाई दूसरी साइड जाके हो जाएगा डिवाइड, तो b बाय c इज इक्वल टू 1/4। ये आपके पास बन जाएगा b रेशियो सी इज इक्वल टू 1/4। मुझे बताएं यहां तक बेटा बात क्लियर होगी है सबको? कोई इश्यू तो नहीं है? ठीक है, तो पहले आप उसको बेसिक्स पर लेकर जाएं जो आपने सीखा था। मैथ्स में बड़ा सिंपल सा रूल है कि जो मल्टीप्लाई है, ठीक है, वो दूसरी जगह जाके डिवाइड होता है। जी निसार। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपकी सब वो मल्टीप्लिकेशन की समझ नहीं आई सर, ये 2 और 3 क्रॉस बी सर, इसकी समझ थोड़ी समझ नहीं आई सर। मैं यही तो बता रहा हूं कि ऑफ का मतलब, अगर आपने स्टेटमेंट अपने पास नोट डाउन किए तो उसमें देखें ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। और जो भी हेल्पिंग वर्ब आ रहा है उसका मतलब होता है इक्वल्स टू। तो मैंने उन्हीं को ही लिखा है। गेट्स का मतलब दरअसल क्या हो गया? इक्वल्स टू हो गया, या वर्ब जो भी आएगा उसका मतलब है इक्वल्स टू हो गया। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मैंने उसी चीज को लिखा है ए गेट्स का मतलब इक्वल्स टू 2/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और आगे बी लिख। निसार बात समझ आइए? यस सर, यस। हाँ, बिल्कुल इसी चीज को हमने आमना बेटा फॉलो किया। अब आगे कैसे सॉल्व करते हैं मैं बेटा पहले भी सिखा चुका हूं, मैं दोबारा सिखा रहा हूं। कॉमन वेरिएबल आपने इनमें देखना है, ए बी बी सी। इनमें कॉमन वेरिएबल है बी। बी को आप सेंटर में प्लेस करें, बाकी दोनों वेरिएबल्स को आपने लेफ्ट एंड राइट प्लेस कर देना। रिपीट कर रहा हूं, कॉमन वेरिएबल को सेंटर में प्लेस करें, बाकी दोनों वेरिएबल्स को लेफ्ट एंड राइट प्लेस कर देना। अब ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है, तो ये बन जाएगा 2/3। बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 4 है, तो बी की वैल्यू 1 आ गई, सी की वैल्यू आ गई 4। डन हो गया। पहली लाइन में पहली कंडीशन, दूसरी लाइन में दूसरी कंडीशन। अब सिंपली इनको मल्टीप्लाई करना है। 2 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, 1 को 3 से करेंगे और 3 को 4 से करेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा? 12। बेटा मुझे बताएं ये बात समझ आ गई है सबको? ये तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बेटा यहां तक क्लियर है सबको? चलो, तो नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैं आपके चैट बॉक्स में बेटा ये क्वेश्चन फॉरवर्ड कर रहा हूं। जी माहिन बेटा। सर मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। यहाँ से सर प्लीज बता देंगे जहाँ से हमने बी जो है वो हमारे पास कॉमन है इसमें, उसके बाद हमने क्या करना है इसको? माहिन बेटा ये तुमने पुराने क्वेश्चंस किए हैं, जो 5 सर क्वेश्चन किया बस थोड़ा, सर मैंने किया, वो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है इस वजह से पूछ रही हूँ। यहीं से मैंने पॉइंट मिस किया था, लेकिन मैंने तुक्के लगा के क्वेश्चन आंसर किए थे, कोई आंसर किया वो कुछ सही आए हैं कुछ गलत आ गए थे उस टाइम। बी बेटा कॉमन वेरिएबल है, बी को सेंटर में प्लेस करेंगे, बाकी दोनों वेरिएबल्स को आपने लेफ्ट राइट प्लेस करना है, ठीक है।
देखो बी कॉमन आ गया तो सेंटर में आ गया, तो एक रह गया ए और दूसरा था सी। तो उनको लेफ्ट एंड राइट प्लेस कर दिया, ए को लेफ्ट पर प्लेस कर दिया और सी को राइट पर प्लेस कर दिया। बात समझ आ गई? अब पहली लाइन में देखो बेटा, ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 3। तो ये लिख दिया हमने 2:3 एज सच। ए के नीचे ए की वैल्यू, बी के नीचे बी की वैल्यू। फिर बी की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है 4। तो बी के नीचे 1 आ गया, सी के नीचे 4 आ गया। अब सिंपली सीक्वेंस में आपने इसको मल्टीप्लाई करना होगा। मुझे तो अब बात समझ आ गई। जी सर, अब समझ आ गया। मैं बेटा चैट बॉक्स में आपके क्वेश्चन भेज रहा हूँ, प्लीज बेटा मैसेज मत कीजिएगा। ये ले बेटा, प्लीज बेटा खामोशी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगेन आप लोगों के पास 2 मिनट है। यू पीपल हैव 2 मिनट्स। इजी होके सॉल्व करें। और बेटा आंसर डिस्प्ले नहीं करना, ठीक है? आंसर मैं एंड पे आप लोगों को खुद ही बता दूंगा कि क्या आंसर है, प्लीज बेटा। जी बेटा डन। वो बेटा 1 मिनट ले लो, जल्दी करो। चलें बेटा, तो आंसर क्या है? कायनात बताएगी हमें। कायनात बेटा क्या आंसर है? सर 5:20:12।
5, 20, 12, बहुत अच्छे बेटा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो बेटा ये आप लोगों के पास आंसर है 5:20:12, ठीक है। आई होप बेटा हम 3-4 दफा इसको कर चुके हैं, आई होप अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि सिंपल सा एक मेथड है जिसमें कॉमन वेरिएबल को सेंटर में लिखें। अब बेटा मिस्टेक क्या हो जाती है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बी को कॉमन में लिख देते हैं, बी बी इज नॉट कॉमन, यहां पर सी कॉमन है, ठीक है। थर्ड जो वेरिएबल है दैट इज कॉमन, तो थर्ड को सी को आप सेंटर में लिखेंगे, ए को लेफ्ट लिखेंगे और बी को राइट लिखेंगे। जी तो बेटा, सर मैंने इस तरीके से किया ना कि थर्ड जो है सी उसको सेंटर में लिखा है, तो सीक्वेंस मेरी तो चेंज हो गई है। बेटा इससे 12 फर्क रेशो नहीं 20 रेशो पड़ता, 5। आपने सेंटर वैल्यू चेक करे, सेंटर वैल्यू सेम है सेंटर वैल्यू मेरी थर्ड है सी। मेरा। हाँ सेंटर वैल्यू क्या आ रही है बेटा, वैल्यू बताए मुझे। 20 आ रही है। हाँ बेटा बस ठीक है आंसर, इससे फर्क नहीं पड़ता, सेंटर वैल्यू आपकी सेम होनी चाहिए। सीक्वेंस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं बेटा सीक्वेंस का फर्क नहीं पड़ता, सेंटर वैल्यू आपकी सेम होनी चाहिए। ओके सर। अब बेटा आपके पास जो इसी का ही नेक्स्ट एरिया है, हाँ बेटा इससे फर्क नहीं पड़ता इकरा, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कॉन्टिन्यूड रेशियो में सेंटर्ड वैल्यू जो है वो आपकी सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास जो एरिया आ जाता है दैट इज डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, ये आपके पास नेक्स्ट एरिया आ जाता है, ठीक हो गया। अब डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन बेटा इसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है प्लीज सुनिएगा बात को ध्यान से। हमारे पास दो किस्म के, हम दो तरीके से किसी भी उसको लिखते हैं एक्सप्रेशन को, एक ये एक्सप्रेशन ऐसे लिखा जाता है और एक एक्सप्रेशन को ऐसे लिखा जाता है, ये दो फॉर्मेट हैं जिनके थ्रू हम लिखते हैं। पहले फॉर्मेट में देखेंगे तो अगर बी की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो ए की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज। सिमिलरली अगर बी की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे तो ए की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले एक्सप्रेशन में अगर बी की वैल्यू को आप इंक्रीज करें तो ए की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, और अगर बी की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे तो ए की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। इसकी एग्जांपल क्या है, लेट से हम बॉल पॉइंट खरीदने जाते हैं और अगर हम ज्यादा बॉल पॉइंट खरीदेंगे तो हमें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, अगर कम बॉल पॉइंट खरीदेंगे तो हमें कम पैसे देने पड़ेंगे। बेटा ये चीज समझिएगा कि नंबर्स के ऊपर ध्यान नहीं रखना है, या आपने लॉजिकली अपने आप को समझाना है। जब तक ये लॉजिकली अपने आप को नहीं समझाएंगे ये क्वेश्चन समझ नहीं आते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपने बेटा लॉजिकली लेकर चलना है चीजों को, ठीक है। तो इसमें देखें, मैंने पहला बताया कि अगर हम ज्यादा नंबर ऑफ बॉल पॉइंट खरीदते हैं तो हमें ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, कम नंबर ऑफ बॉल पॉइंट है कम पैसे देने पड़ेंगे, नंबर वन। नंबर टू, इसी तरह हम आगे देखते हैं कि अगर हमारे पास ज्यादा ज्यादा एकर्स ऑफ फील्ड है, हमारे पास ज्यादा एकर्स ऑफ फील्ड है तो हमारी प्रोडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। अगर हमारा कम एकड़ ऑफ फील्ड है तो हमारी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। अगर ज्यादा एकड़ फील्ड है तो हमारी प्रोडक्टिविटी उतनी ज्यादा आएगी, अगर कम एकड़ ऑफ फील्ड है तो कम प्रोडक्टिविटी आएगी। इसी तरह अगर एक इंसान एक दिन काम करता है तो उसकी एक दिन की वेज मिलेगी, 2 दिन करेगा 2 दिन की वेज मिलेगी, विच मीन्स जितने दिन एक इंसान ज्यादा काम करेगा उसको पैसे उतने ज्यादा मिलेंगे। तो ये मैंने जितने भी एग्जांपल्स दी ये सारी की सारी कौन सी थी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन की थी। ये सारी की सारी कौन सी थी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन की थी। इसी तरह सेकंड आपके पास क्या है, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, विच मीन्स अगर बी की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो ए की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। इसी तरह अगर बी की वैल्यू डिक्रीज करेंगे तो ए की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देखो बेटा अगर हमारे पास नंबर ऑफ, हम लेट से मैन पावर इन डेज को कंपेयर करें, सुन ले बेटा, हम किसको कंपेयर करें, मैन पावर इन डेज को कंपेयर करें। अगर हमारे पास मैन पावर ज्यादा है, अगर हमारे पास ज्यादा लोग हैं तो ऑब्वियसली आपका काम जल्दी हो जाएगा, विच मीन्स आपको टाइम कम लगेगा। रिपीट करो, अगर मैन पावर ज्यादा है तो आपका टाइम कम लगेगा उस टास्क को कंप्लीट करने में, और अगर हमारी मैन पावर कम है तो हमें टाइम ज्यादा लगेगा उस टास्क को कंप्लीट करने में।
ये रिलेशन समझ आया बेटा? मैन पावर एंड डेज, ये रिलेशन हमेशा से क्या है बेटा? इनवर्स है। याद रखिएगा कायनात बेटा, आपके पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए उनमें यही रिलेशन अप्लाई होता है मैन पावर एंड डेज का। और याद रखिएगा ये हमेशा से इनवर्स है, नंबर वन। दूसरा आपके पेपर में जो अपीयर होता है बेटा, वो कौन सा अपीयर होता है? वो ये अपीयर होता है कि स्पीड एंड जो है टाइम का, स्पीड एंड टाइम का जो रिलेशन है दैट इज ऑल्सो इनवर्स। स्पीड एंड टाइम का जो रिलेशन है दैट इज ऑल्सो रिवर्स इन नेचर। ठीक है, स्पीड एंड टाइम का जो रिलेशन है दैट इज ऑल्सो इनवर्स। आपने ये दो रिलेशन याद रखने बेटा, मैन पावर एंड डेज, स्पीड एंड टाइम। अब प्राइमरीली आपको ये सिर्फ ऊपर ऊपर से चीजें बातें समझ आ गई होंगी, मगर जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको क्लैरिटी डेवलप नहीं होगी। ठीक है, लेट से हमारे पास, प्लीज बेटा आप चैट बॉक्स में मैसेज मत कीजिएगा, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको सॉल्व करने के मल्टीपल मेथड्स हैं। पहला आपके पास मेथड क्या है जो मेजरली लोग फॉलो करते हैं? दो मेथड्स ही हैं टोटल। पहला मेथड क्या है कुछ लोग फॉलो करते हैं, वो मेथड क्या है जी? वो पर यूनिट के ऊपर लेकर चलते हैं। एक दिन की वैल्यू निकालते हैं, उसको टोटल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक दिन की वैल्यू निकालते हैं और उसको टोटल से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। मगर दूसरा पैटर्न जो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, जो मैं हर क्लास में सिखाता हूं बेटा, वो सीख लें। आपने पहली लाइन रीड आउट करने के बाद नंबर ऑफ वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना है। प्लीज बेटा खामोशी से, पहली लाइन रीड आउट करने के बाद नंबर ऑफ वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना। लिखा हुआ है गाजी अर्न्स 7500 रुपीज इन 2 वीक्स। तो आप पहली लाइन में वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करेंगे, दोज आर रुपीज एंड वीक्स। रुपीज एंड वीक्स, पहली लाइन में आपने वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई किया। अब वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करने के बाद आपने पहली लाइन में पहली कंडीशन लिखनी है, दूसरी लाइन में दूसरी कंडीशन लिखनी है। तो आप लिखेंगे जी गाजी अर्न 7500 रुपीज इन 2 वीक्स। ठीक हो गया? अब बेटा प्लीज खामोश रहिएगा, बोलिएगा नहीं, मुझे पता मैं क्वेश्चन गलत करूंगा प्लीज। वो कह रहा है व्हाट विल ही अर्न इन 2 डेज। वो कह रहा है व्हाट विल ही अर्न, वो कितने पैसे कमाएगा, जो चीज अगली लाइन में अगली कंडीशन लिखनी है। व्हाट विल ही अर्न इन 2 डेज, बेटा वो कह रहा है कि 2 दिन में कितना कमाएगा। हमने किस में लिखा है? वीक्स में लिखा है। तो हमेशा याद रखिएगा स्मॉलर यूनिट की तरफ आपने शिफ्ट कर जाना है। किसकी तरफ शिफ्ट कर जाना है? स्मॉलर यूनिट की तरफ आपने क्या कर जाना बेटा? शिफ्ट कर जाना। हमेशा आपकी शिफ्टिंग किस तरफ होगी? स्मॉलर यूनिट की तरफ होगी। तो आपने पहले लिखा हुआ था बेटा, आपने पहले लिखा हुआ था डेज, अब उसकी जगह आप क्या लिखेंगे? वो वीक्स लिखा होता, तो अब उसकी जगह आप क्या लिखेंगे? डेज। तो रुपीज एंड डेज। ठीक है, अब देखिए एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो 2 वीक में कितने डेज हो जाएंगे? 14 डेज हो जाएंगे। 2 वीक में कितने हो जाएंगे? अभी हमने आखिरी लाइन नहीं पढ़ी। एक वीक में 7 डेज है, 2 वीक में 14 डेज। क्वेश्चन की स्टेटमेंट शुरू से पढ़े। वो कह रहे हैं गाजी अर्न 7500 रुपीज इन 14 डेज। वट विल ही अर्न इन 2 डेज? वट विल ही अर्न इन 2 डेज? अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट यहां तक होती तो हमने बिल्कुल ठीक लिखा है, इसमें कोई गलती कोई कबाहत नहीं है। मगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आगे लिखा हुआ है कि इफ ही वर्क्स 6 डेज अ वीक, अगर वो इंसान एक हफ्ते में 6 दिन काम करता है। अगर वो इंसान एक हफ्ते में कितने दिन काम करे? 6 दिन। एक हफ्ते में 6 दिन है, तो 2 हफ्ते में बेटा कितने दिन काम करेगा? वो 12 दिन काम करेगा। ये 14 नहीं रहेगा, बल्कि ये क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। क्योंकि पहली और आखिरी लाइन को कंटिन्यू करके पढ़ना है, इन कॉन्टिन्यूएशन आपने पढ़ना है। मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा प्लीज, पहली लाइन और जो आखिरी लाइन है इन दोनों को आपने कंबाइन करके पढ़ना है। तो यहां पे 12 आएगा। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट दोबारा पढ़ें। वो कह रहा है गाजी अर्न 7500 रुपीज इन 2 वीक्स इफ ही वर्क 6 डेज अ वीक। अगर एक हफ्ते में वो 6 दिन काम करता है तो वो 2 हफ्ते में 7500 रुपीज अर्न करता है। अब एक हफ्ते में 6 दिन है, तो 2 हफ्ते में कितना हो जाएगा? 12 डेज हो जाएगा। अब वो कह रहा है व्हाट विल ही अर्न इन 2 डेज। यहां तक हमने सिर्फ और सिर्फ डेटा कलेक्शन की है। हमने क्वेश्चन से सिर्फ और सिर्फ क्या निकाला बेटा? डेटा एक्सट्रैक्ट किया। अब जो भी चीज आपने फाइंड आउट करनी होगी
उससे याद रखिएगा एरो हमेशा अपवर्ड पॉइंट करना है। जो भी चीज आपने फाइंड आउट करनी होती है, जैसे जहां पर भी एक्स आपको नजर आ जाए, सिंपल सी बात है, जहां पर एक्स नजर आ जाए उससे एरो हमेशा अपवर्ड पॉइंट कीजिएगा। फिर रुपीज और डेज के दरमियान रिलेशन डेवलप करना है, और रिलेशन डेवलप करने रिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर्स। अब मैं बेटा एक आप लोगों को पॉइंट बता दूं, अब मुझसे कोई ये क्वेश्चन ना करे कि जी 7500 रुपीज 7500 रुपये 12 दिन में कमा रहा था, तो दिन कम हो गए तो पैसे ऐसे हो जाएंगे तो वैसे हो जाएंगे। बेटा नंबर्स को नहीं देखना, आपने सिंपल जहन में रखना है। क्या रिलेशन जहन में रखेंगे कि यार अगर दिन बढ़ेंगे तो ज्यादा पैसे मिलेंगे, ऑब्वियसली ज्यादा काम करेंगे ना। अगर दिन कम होंगे तो कम पैसे मिलेंगे। नंबर्स को देख के अगर क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करेंगे, नंबर को देख के अगर रिलेशन डेवलप करेंगे, तो याद रखिएगा क्वेश्चन गलत हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो ये चीज आपने नहीं करनी। रिलेशन डेवलप करना दैट शुड बी रिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर्स। तो आपने रुपीज एंड डेज के दरमियान रिलेशन डेवलप कर, तो ये आपके पास अपवर्ड आ गया। अब आपको पता लग गया रुपीज एंड डेज का क्या रिलेशन है, कि एक इंसान जितने दिन ज्यादा काम करेगा उतने उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे, अगर कम दिन काम करेगा तो कम पैसे मिलेंगे। तो एक चीज के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ रही है, एक चीज के कम करने से दूसरी भी कम हो रही है, तो दोनों का एरो का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में आएगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जो एरो है वो हमेशा सेम डायरेक्शन में आता है। हमने क्या पढ़ा था बेटा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जो एरो है वो बेटा सेम डायरेक्शन में पॉइंट करता है। ये टेल है बेटा, ये हमेशा न्यूमरेटर में आती है। ये आपके पास हेड है, दिस कम्स इन डिनोमिनेटर। सिमिलरली ये आपके पास टेल है, ये आपके पास न्यूमरेटर में आती है। ये आपके पास हेड है, ये आपके पास कहां पे आता है? डिनोमिनेटर में आता है। तो इसको लिखेंगे कैसे? x डिवाइडेड बाय 7500। बेटा जिनको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का नहीं पता, अगर लेट से हम ये लिखते हैं p डिवाइडेड बाय q, तो p ऊपर लिखा हुआ है इसको न्यूमरेटर पढ़ेंगे, q नीचे लिखा हुआ है इसको डिनोमिनेटर पढ़ेंगे। तो ये बन जाएगा x बाय 7500, और इसको कैसे लिखेंगे? 2 डिवाइडेड बाय 12। x बाय 7500, और इसको कैसे लिखेंगे? 2 डिवाइडेड बाय 12, और दरमियान में कौन सा साइन डाल देंगे? इक्वल्स टू का, सिंपल। टेल बाय हेड याद रखना है बेटा, टेल डिवाइडेड बाय हेड। 7500 इधर डिवाइड है, उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। x इज इक्वल टू 2/12 इंटू 7500। अब सिंस मैथ्स में कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो आपने कैसे करना है? मैनुअल कैलकुलेशंस के थ्रू करना है। मैनुअल कैलकुलेशंस में बेटा याद रखिएगा, ट्रिक्स अगर याद रखेंगे तो ट्रिक्स ही याद करते रह जाएंगे। आपने सिर्फ एक ही कैलकुलेशन याद रखनी, वो क्या है? लॉन्ग डिवीजन। आपको लॉन्ग डिवीजन से क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो ये बन गया x इक्वल टू 1/6 इंटू 7500। अब लॉन्ग डिवीजन कैसे करते हैं बेटा? 7500 को अंदर रखेंगे, 6 पर आप डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6, दोनों को माइनस किया, ये आ गया 1, ऊपर से आ जाएगा बेटा 5। तो 6 2 जा 12, इन दोनों को माइनस किया, ऊपर से आ जाएगा 3, ऊपर से यहां से आ गया 0। तो 6 5 जा 30, जो 0 बच गया वो ऊपर चला गया। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया? 1250। तो क्या सीक्वेंस बेटा बना बेटा क्वेश्चन सॉल्व करने का? हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करने का सीक्वेंस ये बना कि नंबर 1, आपने सबसे पहले पहली लाइन रीड आउट करने के बाद नंबर ऑफ वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना है। जब आप नंबर ऑफ वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई कर चुके होंगे, फिर आपने स्मॉलर यूनिट की तरफ शिफ्ट करना है। फिर पहली लाइन में पहले कंडीशन लिखें, दूसरी लाइन में दूसरी कंडीशन लिखें, और उसके बाद आपने जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है क्वेश्चन का, कि रिलेशन को आइडेंटिफाई करना है कि डायरेक्ट है या इनवर्स। रिलेशन आइडेंटिफाई करते हुए वो आपने नंबर्स को देखे बगैर आपने रिलेशन को आइडेंटिफाई करना। अगर डायरेक्ट है तो दोनों एरो सेम डायरेक्शन में डाल, कि डायरेक्ट कैसे पता चलेगा कि एक चीज के इंक्रीज करने से दूसरी भी इंक्रीज हो रही है, और अगर एक चीज के इंक्रीज करने से दूसरी एक चीज के डिक्रीज करने से दूसरी भी डिक्रीज हो रही है, तो फिर ये भी आपका डायरेक्ट ही रहेगा। मगर इसी के बरक्स अगर एक चीज के इंक्रीज करने से दूसरी डिक्रीज कर रही है, तो फिर एरो ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, उसका अभी हमने क्वेश्चन नहीं किया। आगे इसको सॉल्व कर लेंगे इस पैटर्न के ऊपर। प्लीज बेटा चैट बॉक्स में ओके कॉल दें, अदरवाइज अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू मे आस्क प्लीज, ताकि मैं आपको एक और क्वेश्चन सॉल्व करवा के हसन मैं समझा दूं कि आपने आगे क्वेश्चंस को कैसे करना है। चलें, अब बेटा मैं चैट बॉक्स में एक और क्वेश्चन
रिदा बेटा, अगर आप क्वेश्चन के एंड पे पढ़ो तो वो लिखा हुआ था, ठीक है, अगर क्वेश्चन के एंड पे पढ़ो तो वो लिखा हुआ था कि जी, इफ ही वर्क 6 डेज अ वीक, अगर वो इंसान एक हफ्ते में 6 दिन काम करता है, अगर एक हफ्ते में 6 दिन कर रहा है, तो बेटा 2 हफ्ते में वो 12 दिन काम करेगा। न्यूमिनेटर बेटा फ्रैक्शन में ऊपर वाले को आयशा बेटा कहते हैं, डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में नीचे वाले को पढ़ते हैं, ठीक है। एरो में तुबा बेटा इतना याद रखना है आपने कि ये रुपीज है और ये डेज है, इन दोनों को आपने कंपेयर करना है कि किसी एक को अपने जहन में इंक्रीज करना तो उससे चेक करना दूसरा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? रिपीट कर रहा हूं, किसी एक चीज को पकड़ के अपने जहन में इंक्रीज करना कि अगर मैं ज्यादा दिन काम करूंगा तो मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे, कम दिन करूंगा तो कम पैसे मिलेंगे। बात समझ आ रही है? नंबर्स को नहीं देखना जी तुबा बेटा। सर ये समझ आ गया, ये समझ नहीं आया कि जो आपने अपवर्ड एरो लगाया है ना, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर, तो टेल वाली रीजन को ऊपर लिखा है और हेड वाली रीजन को जो है वो नीचे लिखा है, ये चीज समझ नहीं आ रही। आप बेटा ऐसा हेड वाले क्यों? को ऊपर लिख लेना, टेल को नीचे लिख लेना, फर्क नहीं पड़ेगा, तभी भी आंसर सेम आएगा? आंसर सेम आएगा, ठीक है। अच्छा। बस एरो से, एरो ठीक होने चाहिए, एरो अगर गलत होंगे तो फिर कहानी खराब हो जाएगी, ठीक है। चल, अब एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। प्लीज बेटा आप चैट बॉक्स में मैसेज मत कीजिएगा, मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ। ये क्वेश्चन है, 10 boys complete a work in 4 days. In how many days will 20 boys complete the same amount of work? Again, आप नंबर ऑफ वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करेंगे, बॉयज एंड डेज। वो कह रहा जी, 10 boys complete a work in 4 days. In how many days will 20 boys complete the same amount of work? तो जो भी अननोन है उसको तो एरो हमेशा अपवर्ड आएगा। अब बॉयज एंड डेज का अगर रिलेशन डेवलप किया जाए, बॉयज एंड डेज का अगर रिलेशन डेवलप किया जाए तो क्या रिलेशन है बेटा, कि अगर ये दरअसल है मैन पावर एंड डेज का, मैन पावर एंड डेज का, अगर हमारे नंबर ऑफ बॉयज बढ़ जाए तो काम जल्दी हो जाएगा, विच मीन्स टाइम कम लगेगा। बात समझ आ रही है? अगर हमारे नंबर ऑफ बॉयज बढ़ जाए तो काम जल्दी हो जाएगा, विच मीन्स टाइम कम लगेगा। अगर नंबर ऑफ बॉयज कम हो जाए तो काम फिर क्या हो जाएगा, लेट होगा, इसका मतलब टाइम ज्यादा लगेगा। तो एक चीज के इंक्रीज करने से दूसरी डिक्रीज कर रही है, और एक चीज के डिक्रीज करने से दूसरी इंक्रीज हो रही है, कौन सा रिलेशन हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। तो बॉयज एंड डेज का रिलेशन कौन सा, इनडायरेक्ट है। तो एक कैरो अपवर्ड आ गया तो दूसरे कैरो डाउनवर्ड आ जाएगा। अब अगेन वही फिनोमेना है, ये टेल है, टेल को आप न्यूमिनेटर में लिखें, ये आपका हेड है, हेड को आप डिनोमिनेटर में लिखें, ठीक है। ये आपका टेल है, ये टेल को न्यूमिनेटर में लिखें, ये आपका हेड है, ये आपका डिनोमिनेटर में लिखेंगे, ठीक है। तो आगे कैसे सॉल्व करेंगे, x डिवाइडेड बाय 4, इसको कैसे लिखेंगे बेटा, 10 डिवाइडेड बाय 20, दरमियान में कौन सा साइन आ जाएगा, इक्वल्स टू 4, इधर डिवाइड है, उस साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 × 10 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू x। ये 0 0 से कैंसिल हो गया, 2 1 2, 2 2 4, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2 days, दैट्स इट। तो आपके पास इवेंचुअली जो तरीका है बेटा, अगर आप एरो ये वाला लगाओगे ना फातिमा बेटा, इस पैटर्न को फॉलो करें तो एक्स हमेशा ही ऊपर आएगा। अगर एक्स वाला एरो हमेशा आप अपवर्ड पॉइंट कर रहे हैं तो एक्स हमेशा ऊपर ही आएगा, न्यूमिनेटर में ही आएगा, ठीक है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, एक्स के एरो के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, रेशो का साइन आप नहीं लगा सकते, आप इक्वल टू का साइन लगाएंगे बेटा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक प्लीज बेटा जल्दी से सारे सॉल्व करें, ये वाले क्वेश्चन, स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2, स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 टिल क्वेश्चन नंबर 8, स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 टिल क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन है, जल्दी से इनको सॉल्व करेंगे, स्टार्ट करें बेटा।
चलो बेटा स्टार्ट करें जल्दी से। बेटा ये आपकी स्क्रीन पे आप लोगों को नजर नहीं आ रही? क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक ये सारे सॉल्व करने हैं। स्टार्ट करें बेटा। बेटा वो रिलेशन देख के आपको समझ लगेगा कि आपका क्वेश्चन डायरेक्ट है या इनवर्स है। जब आप वैल्यूज को लिख लोगे तो इसीलिए तो कहा था वो रिलेशन इसी वजह से डेवलप करवाया जाता है कि पता लगे कि क्वेश्चन डायरेक्ट रिलेशन का है या इनवर्स का है। जब आपको पता चल गया कि बॉयज एंड डेज आ रहे हैं निशा बेटा, तो अगर इस ऐसे केस में क्या करना है, किसी एक चीज को अपने जहन में पकड़ के इंक्रीज करना, उसका इफेक्ट देखना कि दूसरी चीज के ऊपर क्या आ रहा है। अगर एक चीज के इंक्रीज करने से दूसरी डिक्रीज करे तो इट मींस इनवर्स रिलेशन का। ठीक है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगी ना, अब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगी ना, फिर और ज्यादा आइडिया क्लैरिटी की तरफ जाएगा। बेटा मैन पावर में मेरे ख्याल से जो है, जो आपके वो है, शक है मुझे गर्ल्स भी आती हैं बेटा। पावर अगर आप बात कर रही हैं एक जेनेरिक टर्म है, इसमें मेल भी आएंगे इसमें फीमेल भी आएंगे। ठीक है, अगर लड़कियां ज्यादा हों तो फिर भी क्या वो ज्यादा दिन लेंगी काम करने में? बात समझ आ रही है? अगर गर्ल्स ज्यादा हैं तो ऑब्वियसली फिर भी दिन कम ही लगेंगे काम कंप्लीट करने में।
ये बेटा डन। चलो 2 मिनट हैं अभी, 2 मिनट है, आराम से सॉल्व कर ले। नॉट मोर देन 2 मिनट्स, 2 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं है। टिल क्वेश्चन नंबर सबा बेटा 8, 8 तक सॉल्व करने हैं आपने। 8। मुकद्दस बेटा ये सॉल्व करना जरूरी है, ठीक है, ये हमें लिखना जरूरत नहीं है, ठीक है। आप सॉल्व करोगे बस, ठीक है। वैसे एरो जब पॉइंट कर देते हैं तो वहां से प्राइमरीली आइडिया हो जाता है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स, ठीक है। चलें बेटा, मैं आंसर्स बता देता हूं। पेपर में बेटा मैथ्स के 3 क्वेश्चंस आते हैं, 3 में से 2 करने होते हैं और एक क्वेश्चन के 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। चले, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो आप लोगों ने सॉल्व किया है बेटा, उसका आंसर है 81। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 सिर्फ डायरेक्ट था, बाकी सारे के सारे इनवर्स हैं टिल क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बेटा 15 मैन, 15 मैन। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बेटा 20 मिनट्स, 20 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बेटा 14 डेज। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बेटा 14 डेज। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है 2 डबल 8 आवर्स, 2 डबल 8 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बेटा 2 डबल 8 आवर्स, 288। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है 12 पाइप्स, 12 पाइप्स। और क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है बेटा 14 डेज, 14, इट्स 14।
गुड, बहुत अच्छे। अब बेटा ये थे दो वेरिएबल वाले, ठीक है, ये थे दो वेरिएबल वाले। हम अब तीन वेरिएबल वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब हम तीन वेरिएबल वाले कर लेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर बेटा हम पास्ट पेपर का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। आप में से बेटा जिसने नीट एंड क्लीन सॉल्व किए हैं, प्लीज बेटा वो ना स्कैन करके ग्रुप में शेयर कर दें। जी अदीना बेटा। सर मुझे ये एरो वाली बात थोड़ी समझ नहीं आई, कंफ्यूज कर रही है, एक दफा आप समझा देंगे? बेटा कौन कोई क्वेश्चन बताए। सर जैसे ये क्वेश्चन है, हसन टेक्स 30, क्वेश्चन नंबर 4, इसका बता दें। क्वेश्चन नंबर 4। 4। देखो बेटा आपने दो चीजें लिखी हुई हैं, एक साइड आपने स्पीड लिखी हुई है, एक साइड आपने टाइम लिखा हुआ मेरा बच्चा। जी सर। अब मेरी बात सुनो, एक जहन में ना आपने सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि जो भी चीज फाइंड आउट करनी है उसका एरो तो हमेशा अपवर्ड आएगा। जो भी चीज आपने फाइंड आउट करनी है उसका एरो हमेशा अपवर्ड आएगा। अब दूसरा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम एरो पॉइंट करेंगे। अब एक साइड है स्पीड और एक साइड है टाइम। आप किसी एक चीज को इंक्रीज करो अपने जहन में, इंक्रीज करो या डिक्रीज करो। लेट से मैं कहता हूं मैं स्पीड को बढ़ाता हूं, अगर मैं स्पीड को इंक्रीज करता हूं तो मुझे बताओ टाइम पे क्या इफेक्ट आ रहा है, टाइम कम होगा या ज्यादा बढ़ जाएगा। बताओ बेटा दीना। सर टाइम कम लगना चाहिए। टाइम कम लगेगा, तो इसका मतलब स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा, तो कौन सा रिलेशन हो गया, इनडायरेक्ट। एक्स वाला एरो अपवर्ड था तो दूसरा ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर। अब समझ आया। ओके सर। ठीक है, मतलब जो एक्स से हम एरो ड्रॉ करेंगे, टेल हमेशा एक्स पे रखेंगे और अपर ड्रॉ करेंगे। बिल्कुल। और दूसरा एरो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रॉ करो, अगर डायरेक्ट है तो दूसरा एरो भी सेम डायरेक्शन में, अगर इनवर्स है तो दूसरा ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके सर। ठीक है। जी जहरा बेटा। सर ये 5% मुझे कंफ्यूजन है। अगर वो 2 रुपीज If आर डे कर Cyrus रही है। spent if Cyrus spent 2 rupees a day, her pocket money will last 3 weeks. How many days will her pocket money last if she spends 1 rupee more per day? देखो बेटा, पहली लाइन में लिखोगे 2 और वीक्स में लिखोगे या डेज में लिख दोगे 21। यहां तक क्लियर हो गया सहारा। पहले जी लिखोगे सर। 2, साइड लिखोगे 21। अब आपने नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करें, नंबर ऑफ डेज के नीचे एक्स लिख दो। when if she spends 1 rupee more per day, पहले 2 रुपए खर्च हो रहे थे तो अब कितने खर्च होंगे, अब 3 रुपए खर्च होंगे। सर जब 3 रुपए खर्च हो गए तो विक्स ज्यादा नहीं हो जाएगा? कैसे। पहले पहले हमने हमने जो है ना जारा, अब सुन मेरी बात को। तेरे पास 1000 रुपए है, ठीक है। जी सर। हमने तुझे ये कहा है कि तूने 5 दिन ये 1000 रुपए चलाने हैं। क्या मतलब हो गया, कितने रुपए लगेंगे एक दिन के। सर 200। 200 रुपए, ठीक है। मैं कहता हूं जारा बेटा, एक दिन में तूने 500 रुपए खर्च करने हैं, कितने दिन तेरे पैसे लास्ट करेंगे। 2 डेज। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप अपने खर्चा बढ़ा देते हो, जो आप स्पेंडिंग है उसको इंक्रीज कर देते हो, तो आपके पैसे कम दिन लास्ट करते हैं। ओके सर। समझ आई सर मैं बात की है इस जी सर मैं इस पॉइंट से देख रही थी कि अगर वो रुपीस बढ़ रहे हैं तो फिर वीक्स भी बढ़ जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसे ओके नहीं। सर। जी ठीक सर। है। जी सर। अब इसी चीज को हम आगे लेकर चलते हैं, ठीक है। हम इसी चीज को आगे लेकर चलते हैं। ये है बेटा तीन वेरिएबल वाला क्वेश्चन, अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। प्लीज बेटा चैट बॉक्स में मैसेज मत कीजिएगा। ये क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं जी, 6 typists working 5 hours a day can type a book in 16 days. How many days will 4 typists take to do the same job, each working 6 hours a day? अब सुनेंगे बात। हमने पहली लाइन रीड आउट करने के बाद नंबर ऑफ वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई किया, एक है टाइपिस्ट, एक है आवर्स और एक है डेज। ये तीन वेरिएबल। अच्छा जी, 6 typists working 5 hours a day can type a book in 16 days. How many days will 4 typists take to do the same job, each working 6 hours a day? ठीक हो गया। अब इसका एरो आप हमेशा अपवर्ड पॉइंट करोगे क्योंकि ये चीज फाइंड आउट करनी है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका सुन लो।
जो अननोन होता है ना बेटा, अननोन आपके पास क्या है, डेज। जो भी अननोन क्वांटिटी होती है उसका हर नॉन वेरिएबल के साथ आप सेपरेटली रिलेशन डेवलप करवाते हो। अननोन का हर नोन के साथ सेपरेटली आप रिलेशन डेवलप करवाते हो। मैं रिपीट करूं बेटा, अननोन का हर नॉन वेरिएबल के साथ सेपरेटली आप रिलेशन डेवलप कराते हो, विच मींस नॉन वेरिएबल्स का आपस में कोई रिलेशन डेवलप नहीं होगा। तो अगर मैं डेज का ऑर्स के साथ रिलेशन डेवलप करूं तो बेटा दोबारा समझना दीना बेटा, एरोज में समझा रहा हूं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, डेज का ऑर्स के साथ रिलेशन डेवलप कर रहा हूं तो बेटा एक चीज समझेंगे कि आपने नंबर्स को नहीं देखना, आपने क्या करना है कि यार अगर मेरा एक काम है, मेरा एक टास्क है, उसको अचीव करने के लिए एक दिन में मैं ज्यादा घंटे पढ़ता हूं। मेरा एक टास्क है, उसको अचीव करने के लिए मैं दिन में ज्यादा घंटे पढ़ रहा हूं, अगर मैं ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स पढ़ रहा हूं तो मुझे बताओ, मुझे दिन ज्यादा लगेंगे या कम लगेंगे उस टास्क को कंप्लीट करने में? ऑब्वियसली मुझे कम लगेंगे। देखो, अगर मैं ज्यादा घंटे पढ़ रहा हूं तो मुझे कम दिन लगेंगे उस टास्क को अचीव करने में। अगर मैं कम घंटे पढ़ रहा हूं तो ऑब्वियसली मुझे क्या होगा, मुझे दिन उतने ज्यादा लग जाएंगे। देखो, मैंने नंबर्स को नहीं लिया जहन में, मैंने बिल्कुल कॉमन सेंस रखी कि अगर मैं ज्यादा घंटे पढ़ रहा हूं तो मेरे दिन कम लगेंगे, अगर मैं कम घंटे पढ़ रहा हूं तो दिन मेरे ज्यादा लगेंगे। तो इसमें कौन सा रिलेशन आ गया, डेज एंड आवर्स का? ये आ गया इनवर्स। अब अगर आप ध्यान से देखें, मैंने टाइपिस्ट को इंक्लूड नहीं किया, मैंने डेज एंड आवर का रिलेशन जब डेवलप करा तो मैं टाइपिस्ट को भूल गया कि टाइपिस्ट है ही नहीं। अब मैं डेज का और टाइपिस्ट का जब रिलेशन डेवलप करूंगा तो मैं आवर्स को भूल जाऊंगा कि आवर्स है ही नहीं। तो टाइपिस्ट और डेज का रिलेशन आप डेवलप करें तो टाइपिस्ट और डेज का क्या रिलेशन आएगा बेटा, ये दरअसल रिलेशन है मैन पावर एंड डेज का। ये किसका रिलेशन है, मैन पावर एंड डेज का। मैन पावर एंड डेज का हमेशा से रिलेशन कौन सा था बेटा, इनवर्स। अब इसको कैसे लिखेंगे, x/16, और इसको कैसे लिखेंगे 5/6, इसको कैसे लिखेंगे बेटा 6/4। इसके बाद हमेशा इक्वल्स टू आता है और बाकी दोनों के दरमियान में मल्टीप्लाई। अब ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन गया 5/4 इज इक्वल टू x/16। 16 इधर डिवाइड है, दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बेटा बन जाएगा 16 × 5 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू x। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 डेज। तो 3 वेरिएबल वाला जो क्वेश्चन होगा उसमें एक चीज याद रखनी है कि आपने सबसे पहले जो है, जो अननोन है उसका हर नोन से सेपरेटली रिलेशन डेवलप करवाना है, और रिलेशन रिलेशन डेवलप करवाते हुए एक चीज का ख्याल रखना है कि आपने दो का रिलेशन डेवलप करना है और तीसरे को आपने जहन से निकाल देना है। आगे उसी पैटर्न के ऊपर आप सॉल्व करेंगे। प्लीज बेटा मुझे बताएं कहां पर नहीं समझ आया अभी। जी जहरा बेटा। सर ये अब हमने देखा ना कि अगर हमने आवर्स और डेज का किया, हमने टाइपिस्ट को नहीं देखा, अगर हमारे पास लाइक आवर्स बढ़ गए तो डेज जो है वो अल्टीमेटली कम हो जाएंगे। लेकिन सर टाइपिस्ट के लिहाज से अगर हम डेज को देखें तो मतलब टाइपिस्ट कम हो रहे हैं तो डेज ज्यादा हो जाएंगे। बेटा फिर बट मैंने सर क्या हमने कहा था फिक्स, आपको, आप मैंने जी आपको सर क्या हमने था, फिक्स रखा हुआ है ना, हमने फिक्स हमने रखा हुआ नंबर्स है को नहीं मैन देखना। पावर। हाँ, जी सर नंबर्स हमने को नहीं फिक्स रखा देखना। हुआ। अगर नंबर को ओके देखेंगे ना सर। सारा, यही कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, समझ रही हो? यही कॉम्प्लेक्सिटी आएगी कि यार ये तो टाइपिस्ट कम हो गए हैं, ऑर्ड्स बढ़ गए हैं, तो पता नहीं क्या होगा, बात समझा रही? इसी वजह से जी सर। स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था कि नंबर्स को मेरा बच्चा देखेगी ना तो क्वेश्चन गलत हो जाना है हमारा। ओके सर। जी फातिमा बेटा। जी सर, मैंने पूछना था कि मैंने एक और तरीके से सॉल्व किया था जब भी आपने थोड़ा टाइम दिया ना, तो उसमें भी यही आंसर आया सेम। उसमें मैंने क्या किया है कि टाइपिस्ट को एक तरफ रखा है और रेशो दे के आवर्स और डेज़ को मैंने मल्टीप्लाई किया आपस में। तो बिल्कुल जहाँ पे भी डेट नहीं दी तो वो मैंने एक्स लिख दिया, तो वो उसको मैंने निकाल के फिर भी आंसर 20 आया है। इकरा मेरा वो फातिमा मेरा बच्चा, आपने किस मेथड से सॉल्व किया, दरअसल यूनिटरी मेथड से, ठीक है? वो यूनिटरी मेथड कंसिडर किया जाता है। आगे कुछ क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, इसी वजह से मैं सबका एक ही मेथड रख रहा हूं ताकि वो एक ही मेथड याद रहे, ठीक है? जी सर, ठीक है। जी राबे बेटा। सर मुझे बाकी सब तो समझ आ गया है, लेकिन आपने ये जो सर एक पिछली स्लाइड कीजिएगा जिस पे आपने सॉल्व किए। हाँ जी, ये जो आपने मल्टीप्लिकेशन हम उन फ्रैक्शंस के दरमियान में रखेंगे जो सारी नॉन वैल्यूज हैं,
जो नॉन वैल्यू है उनके दरमियान में मल्टीप्लाई, जो अननोन है उसके बाद इक्वल्स टू। ठीक है सर, बस यही कंफ्यूजन थी। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, ये अब आप लोग सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोगों को नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करें बेटा प्लीज। टेल हमेशा न्यूमरेटर में आएगी बेटा, टेल हमेशा न्यूमरेटर में आएगी, और हेड हमेशा डिनोमिनेटर में। ये हमेशा सेम यही प्रोसीजर चलेगा इसमें। आजा 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 तू आ। क्वेश्चन सारे हो गए थे? हाँ सर, वो तो मैंने कर लिए थे सारे। मैं आगे भी कर रहा था, मैंने कहा फिलहाल आपको मैं सिर्फ वही दिखा देता हूँ आज के। एक एक्सरसाइज करके ना मुझे ठीक चेक है। कराता रहा कर, ताकि मुझे समझ आ जाए। लास्ट 2 मिनट से बेटा जल्दी कंप्लीट करें इस क्वेश्चन को, फिर मैं आंसर डिस्प्ले करा दूं, बल्कि आंसर आप लोगों को बता दूं। मेजरली आप रिलेशंस बना लें कि कैसे रिलेशंस बनते हैं, फिर हम आगे देख लेते हैं। जी बेटा डन, सॉल्व कर लिया सबने? चल
बेटा इसमें जो तीन रिलेशन बनते हैं वो तीनों के तीनों डायरेक्ट हैं। तीन रिलेशन है और तीनों के तीनों क्या है बेटा, डायरेक्ट है। अगर आप देखें, आपने वेजेस फाइंड आउट करनी है, वेजेस का वर्कर के साथ आप रिलेशन देखेंगे, तो अगर नंबर एक वर्कर को आप 100 रुपए दे रहे हैं, दो वर्कर को 200, तीन वर्कर को 300, एज्यूम कर रहे हैं, चार वर्कर को 400, पांच वर्कर को 500, विच मीन जितने नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ेंगे उतने पैसे भी आपको ज्यादा देने पड़ेंगे, विच मीन वेजेस बढ़ेंगी। वर्कर बढ़ेंगे तो वेजेस भी बढ़ेंगे, नंबर वन। नंबर टू, वेजेस का डेज के साथ आप देखेंगे तो जितने दिन ज्यादा काम करेंगे पैसे उतने ही ज्यादा देने पड़ेंगे। तो विच मीन्स जब आपके डेज बढ़ेंगे तो वेजेस भी बढ़ेंगी। बात समझ आ गई? तो इसका आंसर आ जाता है 9975। इसका आंसर क्या आ जाता है बेटा? 9975। ये तीनों बेटा मैं रिपीट कर रहा हूं, ये तीनों के तीनों बेटा आपके कौन से थे रिलेशन? आपके कौन से थे बेटा? ये डायरेक्ट रिलेशन थे, इनमें कोई इनवर्स नहीं था। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। प्लीज बेटा 2 मिनट में ये पूरे का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। CSS 2020, CSS 2020, क्वेश्चन नंबर 8, पार्ट सी। दिस वन आई होप आपकी स्क्रीन पे विजिबल होगा। CSS 2020, क्वेश्चन नंबर 8, पार्ट सी, दिस वन। साद आपको क्या समझाया था कि नंबर्स को नहीं देखना, आप नंबर्स को ही देख के अपना क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। ठीक है, नंबर्स को नहीं देखना मिर्जा। चलो साद ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, पास्ट पेपर का, 2 मिनट है, जल्दी से।
इसके साथ कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होंगे जो मैं आज ग्रुप में कोशिश करूंगा लिख के आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होंगे, ये भी सिंपल क्वेश्चंस कराए हैं, इसके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होंगे वो भी हमने सॉल्व करने हैं, ठीक है। नहीं होंगे सॉल्व तो कोई मसला नहीं, कल में से भी मैंने वो स्टार्ट करवाने हैं। अदरवाइज आप सब लोग इनको प्रैक्टिस क्लास में कीजिएगा। अच्छा बेटा मैं आंसर बता देता हूं। इसका आंसर है 200/7। 200/7। इसमें सिंपली क्या था, वैसे ये क्वेश्चन दो वेरिएबल वाला था, अगर आपने तीन वेरिएबल वाला क्वेश्चन बनाया फिर भी ठीक है, क्योंकि लेंथ ऑफ रोड आपकी कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है, 20 रहती है, ठीक है। तो इसमें जो मेजर रिलेशन है दैट इज मैन पावर इन डेज का, और मैन पावर इन डेज का रिलेशन आपको मैं पहले ही बता चुका हूं दैट इज इनवर्स, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाता है ये जो भी 200/7 है, उसको फिर आगे कन्वर्जन करनी है तो कर लें, दैट्स इट, ठीक है बेटा। चलो बेटा ख्याल रखें अपना, इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मीटअप करेंगे। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज।